वालेकुम। आज आप सब इकट्ठे हुए हैं कि डॉक्टर नजीबुल्लाह हमारे इस खित्ते के बहादुर और अजीम रहनुमा की को याद किया जाए और उनकी शहादत के दिन पर उसकी ज़िंदगी, उसकी जदोजहद, उनके मकासद, उनके नज़रिए पर रोशनी डाली जाए। मेरे से पहले हाजी साहब ने जो बात की, उन्होंने बताया कि जब वो अफ़गानिस्तान में होते थे, काबुल में, तो डॉक्टर नजीबुल्लाह अभी कॉलेज पढ़ रहे थे तो इनकी दुकान पर आते थे। बिल्कुल हकीकत है। और इनकलाब से पहले वो तमाम इनकलाबी हाजी साहब के दुकान पर आके महफिल करते थे, मुलाकातें करते थे। तो इनको तो एजाज़ है कि उन्होंने उसकी सोबत देखी, महफिल देखी, उनके साथ बैठे। लेकिन हम जैसे जो उसके बाद की पैदावार है, उन्होंने न उनसे मुलाकात की, न महफिल की। तो हमारा उससे ताल्लुक़ क्या कि हमें ये ज़रूरत पेश आए कि डॉक्टर नजीबुल्लाह को, अपने ख़ानदान को तो हम याद नहीं करते, उनकी बरसियाँ तो नहीं मनाते, लेकिन डॉक्टर नजीबुल्लाह की बरसी मनाएं, उसे याद करें, उन्हें सुर्ख सलाम पेश करें। कोई सबब होगा, और वो सबब क्या है दोस्तों? इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का जायज़ा लें कि डॉक्टर नजीबुल्लाह ने किस मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी का नजराना दिया। हर इंसान को ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और ज़िंदगी हर चीज़ से प्यारी होती है। और वो प्यारी ज़िंदगी अगर कोई कुर्बान करने को तैयार है तो कोई सदारती ओहदे के लिए नहीं, वो किसी वजारत उज़्मा के लिए नहीं, बल्कि एक नजरिया, एक अज़्म है जो उनके अंदर ये जोश बिलबिला पैदा करता है कि वो लड़ाई लड़े, आखिरी दम तक लड़ाई लड़े। और वो आखिरी दम तक लड़ाई क्या थी? मेरे दोस्त नजीबुल्लाह को हम मुबारकबाद देते हैं इनकी जुर्रत को कि इन्होंने आगाज़ किया पाकिस्तान में कि डॉक्टर नजीबुल्लाह की शहादत का दिन मनाया जाए। यहाँ बड़े बड़े लीडर पड़े हुए हैं पख्तूनख्वा में, और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनको डॉक्टर नजीबुल्लाह ने ज़ाती तौर पर नवाजा, उनको पैसे दिए, और उनके पैसों से हयाताबाद में बंगले बने जिनमें वो राइश पजीर हैं। लेकिन वो इतना भी फ़र्ज नहीं समझते कि अपने उस अजीम शहीद को याद करें। नजीबुल्लाह ने याद किया है। क्यों याद किया है? क्योंकि ये उस ख़ानदान से है, हम भी उस ख़ानदान से हैं जहाँ पर हिकमतुल गुल लाला ने यहाँ पर उस तारीख को आगे बढ़ाया और पेश किया। वो तारीख क्या है? एक तरफ वो कुव्वतें थी जिसमें ख़ास तौर पर गोरे, वो चाहे अमेरिका के हों चाहे यूरोप के हों, उन्होंने दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने, कौमों पर कब्जा करने, कौमों को अपना गुलाम बनाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। ये अमेरिका ने बरतानिया और स्पेन से जाकर लातीनी अमेरिका और अमेरिका के असल बाशिंदे, उनको काटा, उनको कत्ल किया, उनको मारा, जमीन उनसे छुड़वाई। जो कुछ बचे जंगलों में छुप गए, और आज तक वो रेड इंडियन की सूरत में जंगलों में पड़े हुए हैं, पहाड़ों में पड़े हुए हैं, शहरों में नहीं आते, लेकिन उनकी जमीन पर अमेरिकियों ने कब्जा किया। अफ्रीका का एक बड़ा लीडर, उन्होंने कहा कि कीनिया में जब गोरे आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका मजहब क्या है? जो आपका मजहब है वो गलत है, ये बाइबल हम ले आए हैं,
इसको पढ़े और ईसाई बने। लोगों ने कहा कि शायद हमसे, हमारे अकायद से ये अकीदा अच्छा होगा, तो उसको पढ़ना शुरू किया और लोग ईसाई होते गए। 30 साल तक वहां पर वो ईसाइयों की मिशनरी बाइबल पढ़ाती रही, लोगों को ईसाई बनाती रही। 30 साल के बाद जब पढ़े लिखे लोगों ने जायजा लिया तो देखा कि कीनिया की काने, कीनिया की जमीन, कीनिया के पहाड़, कीनिया के जंगलात, उस सब पर गौरों ने कब्जा कर लिया है। उनको ईसाई बनाया कि आपको मुअज्जिम बना रहे और उनके वतन पर कब्जा कर लिया। अब एक तरफ वो साम्राज्य सिलसिला था जो दुनिया के ममालिक पर कब्जा कर रहे थे, और दूसरी तरफ कामरेड हिकमत गुल जैसे, डॉक्टर नजीब जैसे पूरी दुनिया में मौजूद थे जो लड़ रहे थे कि हम अपने वतन पर, अपने वसाइल पर किसी गैर को कब्जा करने नहीं देंगे। इस लड़ाई के नतीजे में दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खून खराबा हुआ, कई सारे लोगों को फांसियों पर लटकाया गया। यह सिर्फ तैमूर लंग ने फांसी घाट यहां नहीं बनाया था, बल्कि हर साम्राज्य कुव्वत ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां पर ये फांसी घाट बनाए और उनके सर कलम किए। लेकिन लड़ाई और जद्दोजहद जारी रही। इस दौरान एक लीडर पैदा हुआ, एक फिलासफर पैदा हुआ, ये जिसका तस्वीर है, कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने वसाइल हैं वो उस मुल्क के, उस खित्ते के लोगों के इज्तिमाई वसाइल हैं। वो किसी फर्द के पास नहीं होने चाहिए, किसी गैर के पास नहीं होना चाहिए। और उन वसाइल से अमीरों की दौलत में इजाफा न हो, अमीरों के सरमाए और अयाशियों में आए दिन इजाफा ना हो, बल्कि वो गरीब लोग जिनके पास मकान भी नहीं है, जिनके पास 2 जरेब जमीन नहीं है, जो अपने बच्चों को तालीम तो दूर की बात, उनका इलाज भी नहीं करा सकते, ये उनके लिए इस्तेमाल, ये उनकी चीज़ें हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और इस मकसद के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस अजीम लीडर कामरेड लेनिन ने रूस में इनकलाब बर्पा किया। और जब रूस में इनकलाब आया तो उसने पूरी दुनिया में मजलूम अक़वाम को पैगाम भेजा कि हमारा इनकलाब सिर्फ रूस के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग चल रही थी। हिंदुस्तान के मुहब्बे वतन जो पख्तून भी थे, सिंधी भी थे, पंजाबी भी थे, तामिल भी थे, केरली भी थे, बंगाली भी थे, वो सब वहाँ पहुँचे। उसमें एक बंदे का नाम आपके सामने लेता हूँ, मौलाना उबैदुल्लाह। मौलाना उबैदुल्लाह वहाँ गया और कामरेड लेनिन से मुलाकात की 1921 में। 17 में इनकलाब आया, 4 साल के बाद उबैदुल्लाह वहाँ पहुँचा। मौलाना उबैदुल्लाह उलमाए देवबंद में एक अहम आलिम है, जिसने फिर दीनपुर में, खानपुर पंजाब जो है उसके करीब है दीनपुर, वहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा कायम किया, वहीं उसकी कब्र है। वो कामरेड लेनिन से मिला और लेनिन ने उनसे कहा कि आपकी आज़ादी की जंग हम अपनी जंग समझते हैं। दुनिया की कोई कौम गुलामी का जंजीर उठा के फेंकना चाहती है, आज़ादी हासिल करना चाहती है, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी मदद करना ज़रूरी है। उबैदुल्लाह से लेनिन ने कहा कि जब तक आपका वतन आज़ाद हो आप यहाँ जलावतन हुकूमत कायम कर सकते हैं। कहें ताजिकिस्तान में रखें, आपको जगह दे, वहाँ वो आपका कानून चलेगा। ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, तुर्कमानिस्तान में। उन्होंने कहा 2 इलाके आपके करीब पड़ते हैं अफगानिस्तान के, एक उज़्बेकिस्तान, दूसरा ताजिकिस्तान, वहाँ तुम जलावतन हुकूमत बनाओ। उन्होंने कहा कि हम जलावतन हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम
लड़ेंगे, वहां आज़ादी की हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन लेनिन ने कहा कि चलो ठीक है, आपको वसाइल देने के लिए हम आपको उज़्बेकिस्तान में या ताजिकिस्तान में वजीर मजहबी उमूर बनाते हैं और तुम वहां पर मजहबी तालीम दो और मुसलमानों को इकट्ठा करो। और वो जितना अरसा वहां पर रहे, लेनिन ने उसे तनख्वाह दी, उन्हें पैसे दिए और हिंदुस्तान की आज़ादी में किरदार अदा किया। यही सूरत हाल अफगानिस्तान की थी। अंग्रेज रोज दौड़ता था, अफगानिस्तान पर हमला करता था, चीन पर हमला करता था। लेनिन ने अंग्रेजों से कहा कि दूसरे वतनों पर कब्जा करना बंद करो और अफगानिस्तान से अमीर अमान-उल्लाह के वालिद वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन की हिफाजत के लिए चाहते हैं कि आप मदद करें। लेनिन ने कहा कि आपके साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है, फौजी मुआहिदा है कि अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो रूस पर हमला तस्वर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की फौज बनाना चाहते हैं, हमारे पास कबायली लश्कर है, वो लड़ते हैं जिनको ट्रेनिंग भी नहीं है। तो लेनिन ने कहा कि आपकी फौज के लिए हम ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, अफगानिस्तान गैर आबाद है, हमें पैसा भी चाहिए फौज को तनख्वाह देने के लिए। तो लेनिन ने फौजियों की तनख्वाह के लिए पैसे दिए और उन्होंने इस वजह से पूरी दुनिया में एक सिलसिला शुरू हो गया। मजलूम कौमों और गुलाम कौमों ने अपने मुल्क पर काबिज़ीन के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता लड़ते लड़ते 1917 में यह इनकलाब आया और 1951 तक 117 ममालिक और अक़वाम आज़ाद हो गए रूस की मदद से। और जो कौम आज़ाद हुई उनसे उन्होंने कहा कि जो चाहे आप निज़ाम राइज करें। अभी आप देखें हिंदुस्तान में सरमाएदारी है, सोशलिज्म नहीं है, लेकिन लेनिन ने कहा कि कोई कौम आज़ादी चाहती है, हमारी जिम्मेवारी है उसकी मदद करें, जो निज़ाम कायम करना है वो उनका मसला है। यही सूरत हाल थी जिसने दुनिया में खुशहाली का दौर शुरू किया। और वो जो साम्राज्य सरमाएदार कुव्वतें थी जो लोगों को कम तनख्वाह देकर ज़्यादा काम कराती थी, उन्होंने मजदूरों को रियायत देना शुरू की। सोशल सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है वो देना शुरू की कि आदमी 60 साल तक पहुंचेगा तो उसकी रिटायरमेंट होगी और उसको पेंशन मिलेगा। सरकार अस्पतालें कायम करेगी ताकि लोगों का इलाज हो सके। सरकार तालीमी इदारे कायम करेगी ताकि लोगों को तालीम मिल सके। सरकार आवाम की सहूलत के लिए सड़कें बनाएगी। ये तब उन्होंने सिलसिला शुरू किया जब रूस में इनकलाब आया और दुनिया में खुशहाली आने लगी। आज जो यूरोप खुशहाल नजर आ रहा है, कोई सरमाएदार खुशहाली देने नहीं देता। हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। हिंदुस्तान के सरमाएदार अंबानी, गौतम और अदानी बड़े सरमाएदार हैं जो अमेरिकी सरमाएदार का मुकाबला करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। गुर्बत की लकीर किसको कहा जाता है? जो $2 नहीं रोज़ाना कमा सकता वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करती है। लेकिन हिंदुस्तान का सेठ सरमाएदार तरक्की करता जा रहा है। लेनिन ने रास्ता दिया कि नहीं, लोगों को खुशहाली दो। यूरोप ने रूस के इनकलाब के खौफ से मराद देना शुरू की। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान में अंग्रेज ने यह समझा कि अफगानिस्तान एक छोटी सी पट्टी है,
उसकी मदद रूस कर रहा है, लेनिन कर रहा है। लिहाजा अफगानिस्तान तो किसी भी वक्त रूस का निज़ाम अपनाएगा तो बाकी हिंदुस्तान नहीं बच सकता। और उधर चीन में माओ ज़ेडुंग की क़यादत में एक अजीम इनकलाबी तारीख चल रही है, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा इलाका आज़ाद करा लिया है। तो ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ये डॉक्टर नजीब और लेनिन के और कार्ल मार्क्स के फिक्र के मुताबिक एक तरक्की के दौर में दाखिल हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान में, चीन में जंगें शुरू कराई, मजहबी फसाद पैदा कराया, मसलक का फसाद पैदा कराया, मुख्तलिफ कौमियतें लिसानी ग्रुपों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान वो इनकलाबी रहबर पैदा हुए और अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा दानिश्वर उस्ताद अकबर खैबर पैदा हुआ, जिसने अफगानिस्तान में सोशलिज्म का प्रचार शुरू कर दिया, लोगों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। बैबरक कारमल, नूर मोहम्मद तराकी, डॉक्टर नजीबुल्लाह, ये उसके शागिर्द थे। अफगानिस्तान में ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, किसी जंग में अमेरिका का साथी नहीं बना। जिस तरह ईरान का बादशाह इत्तेहादी बनता था, और ये अमेरिका को पसंद नहीं था कि ज़ाहिर शाह रूसी मदद से अपने मुल्क में तरक्की करे, और उसने दाऊद की मार्फत ज़ाहिर शाह की हुकूमत का ख़त्म किया। और दाऊद ने ईरान का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया, और अमेरिका से कहा कि मैं अपने मुल्क में ये परचम और खल्क की जो तहरीक है उसको मैं कुचलूंगा। और ईरान में तोदा पार्टी जो अपने मुल्क में इनकलाब के लिए लड़ रही है, उनके लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर पाकिस्तान का दौरा किया, और यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 74 में उन्होंने मुलाकात की, और वो मुश्तरका साजिश से अफगानिस्तान में लोगों को तैयार करके भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान में पहले मुदाखलत जो पाकिस्तान ने की है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई, ज़िया-उल-हक के ज़माने में तेज़ हो गया। ये हिकमत यार, सयाफ, रब्बानी, ये पेशावर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। ये दो हुकूमतों के दरमियान मुआहदे होते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ते हैं, उन ममालिक के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स। उनको इन्होंने तैयार किया कि अफगानिस्तान में लड़ो, और टारगेट किलिंग शुरू हो गई। उस टारगेट किलिंग के दौरान उस्ताद अकबर खैबर को शहीद किया गया। जब शहीद किया गया तो जनाजे के जुलूस के साथ सारे इकट्ठे जा रहे थे, सबका रहबर था, सबका लीडर था। उस दौरान फौज के अंदर जो इनके पार्टी के दोस्त थे, उन्होंने इतला दी कि दाऊद ने फौज से कहा है कि जितने जेल में बंद हैं कम्युनिस्ट, जितने इस जुलूस में जा रहे हैं, इनका खात्मा करो। और जब ये इतला मिली तो उन्होंने मिलकर, नूर मोहम्मद तराकी ने, बैबरक कारमल ने और डॉक्टर नजीबुल्लाह ने फैसला किया कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आओ इक़्तिदार संभालो। और फिर ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर जो है, उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, दाऊद को ख़त्म किया, और फिर उन्होंने इक़्तिदार दिया। और ये तय हुआ कि खल्क वाले हुकूमत करेंगे या परचम वाले हुकूमत करेंगे। तो ये तय पाया कि देहात में ज़्यादातर काम खल्क का है, शहरों में ज़्यादातर काम परचम का है। और देहात के लोग जो है वो इतना इल्म नहीं रखते। हमारे दुश्मन जो प्रोपेगेंडा करेंगे वो उससे मुतासिर हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने खल्क को हुकूमत दी, और नूर मोहम्मद तराकी अफ़गानिस्तान के पहले सदर बने।
लेकिन जो इनकलाबी कमांड काउंसिल कायम की गई उसमें नूर मोहम्मद तराकी भी था, डॉक्टर नजीबुल्लाह भी था, बैबरेक कारमल भी था और इस्लाहत शुरू हो गई। नूर मोहम्मद तराकी गया अफगान रशिया और ब्रेज़नेव से कहा कि आपसे हमारे पुराने मुआहदे हैं, हमारे मुल्क में मुदाखलत शुरू हो गई है। और साथियों, तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान से एक मुदाखलत शुरू हो गई और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में टारगेट किलिंग, चुन चुन के अहम लोगों को जो अफ़गानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाले थे, जो अफ़गानिस्तान में तालीम को बढ़ाना चाहते थे, जो अफ़गानिस्तान में लोगों के लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे कि अफ़गानिस्तान तरक्की करे, उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और उस वक्त अब्दुल कादिर डगरवाल ने जब ये इतला दी कि ये जनाजे के जुलूस पर हमला होगा, वहाँ लोगों को शहीद किया जाएगा, फैसला करो, तो वहाँ पर कामरेड नजीबुल्लाह, कामरेड बैबरेक कारमल, कामरेड नूर मोहम्मद तराकी और दूसरे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला किया कि आप इनकलाब करें। और ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर ने इनकलाब किया, इनकलाबी कमांड काउंसिल बनाई। और मैं बता रहा था कि देहात में ज़्यादातर असर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी अवामी जमहूरी पार्टी अफ़गानिस्तान का असर जो है वो खल्क का देहात में था, परचम का शहर और पढ़े लिखे लोगों में था। तो उन्होंने कहा पढ़ा लिखा तो इस चीज़ को समझता है, देहात वाले नहीं समझते। उनको मुल्ला की प्रोपेगेंडा जो अमेरिका के खर्चे पर करेंगे वो उससे मुतासर होकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इस वजह से पर खल्क पार्टी को इक़्तिदार दिया गया। लेकिन खल्क में अमरीकी जासूसों ने अंदर लोग भर्ती किए हुए थे जिसने अफगानों के, पख्तूनों के उस अजीम लीडर जो अदीब और दानिश्वर था नूर मोहम्मद तराकी को शहीद कर दिया और इक़्तिदार पर आ गया अमीन। अमीन ने दो ऐसे काम किए जिसके नतीजे में अफ़गान इनकलाब को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। एक कि उन्होंने अपने ही दोस्त परचम के और कुछ खल्क के वो मरवाने शुरू कर दिए। और दूसरा काम क्या किया कि अपने मुल्क में जो ये मुजाहिदीन आकर मस्जिदों में ठहरते थे तो मस्जिद का आप घेराव करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद खुराक ख़त्म हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे। नहीं, उस मस्जिद पर हमला कराया जिसके नतीजे में यह तासुर पैदा हुआ कि ये कम्युनिस्ट मस्जिदें गिरा रहे। और उस प्रोपेगेंडा को, 1 या 2 वाक़ये को अमेरिका की मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने इतनी हवा दी कि लोग मुश्तिल, उन्होंने समझा कि ये काफ़ी। और सऊदी अरब अमेरिका के कहने पर ISI की मदद कर रहा था और पाकिस्तान एक बेस कैंप बन गया, मोर्चा बन गया अफ़गानिस्तान के उस इनकलाब के लिए जो अफ़गानिस्तान में खुशहाली पैदा करना चाहता था। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों को खोदकर लोहे निकालकर स्टील मिलें लगाना चाहता था। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों को खोदकर वहाँ से तांबा निकालना चाहता था। और तांबा पूरी दुनिया के लिए एक अहम धात है और उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान तरक्की करता। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में पेट्रोल और गैस मौजूद है, वो निकाल कर उस अफ़गान अवाम पर खर्च करना चाहते थे। तो ये सारी दुनिया के गुंडे पाकिस्तान में इकट्ठा करके वहाँ ये इनकलाब के ख़िलाफ़ लड़ने लगे और एक के बाद लीडर तब्दील होता गया और आखिर डॉक्टर नजीबुल्लाह की बारी है। डॉक्टर नजीबुल्लाह देखें कि जितना शक्ल में खूबसूरत है उतनी ही कदावर शख्सियत थे और उतनी ही इसकी बात में वज़न था
और उन्होंने अफगान रवायतों को इस्तेमाल करते हुए अपने अवाम को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मेरे दोस्त ने जैसे बताया कि रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस बुलाकर काबुल में पूरी दुनिया के मुस्लिम आलमों को बुलाया और उनसे कहा कि हम अफगानिस्तान में ये निज़ाम राइज करना चाहते हैं, आप बताएं कि ये शरीयत के उलट है या वो लोग जो हमारी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका के पैसे से लड़ रहे हैं वो गलत है। और रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस ने करारदाद पास की कि अफगानिस्तान की हुकूमत किसी सूरत में मजहब और शरीयत के खिलाफ नहीं है, वो अवाम के हुकूक के लिए तरक्की चाहती है। इसी तरह उन्होंने जरगे मुनक़िद किए, हर कबीले का, हर सूबे का बड़ा जरगा, फिर ग्रैंड जरगा बुलाया और लोगों से कहा कि अमेरिका के कहने पर अपनी मुहब्बे वतन हुकूमत को ख़त्म मत करो, अपने मुहब्बे वतन लोगों को कत्ल करना छोड़ो। ये डॉक्टर नजीबुल्लाह ने कहा अफ़गान हुकूमत ख़त्म हो गई, इनकलाब ख़त्म हो गया, हमारा अजीम रहबर शहीद हो गया। और फिर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान के जियो टीवी पर इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान में रूसी फौजें वापस चली गई, अफ़गानिस्तान का इनकलाब वापस चला गया। कामयाबी किसकी हुई? उन्होंने कहा कि कामयाबी अमेरिका की। और आज अमेरिका इतना आज़ाद हो गया है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को लताड़ रहा है। भाई अफगानिस्तान में तो चलो कम्युनिस्टों ने हुकूमत कायम की, वो रूस की फौज उनकी मदद के लिए आई। लिबिया में कौन सी कम्युनिस्ट हुकूमत थी? वहां कौन सी रूसी फौजें बैठी थी? इराक में कौन सी सोशलिस्ट हुकूमत थी? कौन सी रूसी फौजें मौजूद थी? वहां ये सारा कत्ल और गारतगरी किसने और क्यों कराया? इसी तरह हमीद गुल ने जिरगा में सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे बेनज़ीर ने बुलाया, वहाँ नसीरुल्लाह बाबर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका ने कहा है कि तालिबान का लश्कर तैयार करो। और आज तो अमेरिका की प्रेसिडेंट क्लिंटन की बीवी हिलरी कह रही है कि अफगानिस्तान में लड़ाई अमेरिका ने कराई। सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद कहता है कि अमेरिका के कहने पर हमने अफगानिस्तान में खून बहाया लोगों का। अब किसको शर्म आनी चाहिए? अब आपको शर्म आना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अफगानिस्तान में ये खून खराबा कराया और ऐसे महबूब लीडरों को शहीद कराया और उनकी लाश की भी बेहुरमती की। आप कहते हो हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों को पैगंबर का क्या हुक्म है कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो, मरने के बाद दुश्मनी खत्म है, मैयत का एहतराम कर। ये मुसलमान थे जो मैयत की बेहुरमती कर रहे थे। ये जंग दुनिया के अंदर जुल्म, ज्यादती और इंसाफ और अमन की लड़ाई थी। अफगानिस्तान की लड़ाई में डॉक्टर नजीब शहीद हुआ इंसानियत की तरक्की और इंसानियत की तरक्की को रोकने वाली कुव्वतों की लड़ाई के दरमियान हुआ। हम भी उस लड़ाई में हैं और कब्र एक है। हमारा दुश्मन जो दुनिया में जंग पैदा करता है, जो लड़ाई पैदा करता है, जो ISI जैसे इदारों को किराएकश बनाता है, उनके और हमारे दरमियान लड़ाई है। अब आपको भी फैसला करना होगा, आपको भी फैसला करना होगा कि आप खामोश रहेंगे, आप गैर मुतल्लिक रहेंगे, या हक और सच की लड़ाई में फैसला करोगे कि कौन हक पर है और कौन ज्यादती पर और जुल्म पर है। आपको हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होंगे, अफगानिस्तान, पख्तूनख्वा, पख्तून भाई और फारसी बान
ये वो कौमें हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई की है। बंदूक इन पख्तूनों और अफगानियों को पैदाइश से मिलती है तोहफे में, और वो खामोश है अपने महबूब लीडरों को मरवाने के बाद सोए हुए। और आज जिस तरह अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, जो कुव्वत मुसल्लत की गई है, वो कहते हैं हम इस्लामी निज़ाम राइज करने आए। भाई इस्लामी निज़ाम राइज करने आए हो तो इस्लाम हजरत उमर फारूक का क्या कहना है कि अगर नील के किनारे कुत्ता भूखा मरता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा। है मैं गलत बात कर रहा हूं? और अफगानी भूखे मरकर पाकिस्तान की गलियों में, कराची के सड़े हुए धुएं में, धुंध में क्यों जिंदगी गुजार रहे? अपने मुल्क बुलाओ, रोजगार दो, अमन कायम करो। और जो इधर पख्तून है वो रोता है ज्यादती हो गई, फौजी ऑपरेशन में लोग मारे गए, जगह जगह पर पिकेट कायम करके हमारी तलाशी ली जाती है, हमारी औरतों की पर्दे में तलाशी ली जाती है। भैया इसके लिए धरना दो, लड़ो। और इस मुल्क के अंदर ये मखसूस टोला है जो अमरीकी हिमायत से है। अभी ताज़ा बात बता रहा हूं आपको, कल लंदन में सऊदी अरब के एक शहजादे की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, और उसको किसने भेजा है? अमरीकियों ने, और वहाँ अमरीकी भी आया हुआ है। अमरीकी नुमाइंदे और सऊदी अरब के नुमाइंदे की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, और ये तय पाया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा और वो किस हिदायत पर काम करेगा। अब जब हमारे हुक्मरान अमेरिका, सऊदी अरब हमारे ऊपर बिठाएगा तो वो हमारे आपके नुमाइंदे नहीं होंगे, वो उनके नुमाइंदे होंगे, और उसके बदले कमीशन एजेंट की तरह इनका पेट में भी माल जाएगा। आज कहते हैं पाकिस्तान मकरूज है, पाकिस्तान मकरूज है, और नया कर्जा चाहिए, लोगों पर और नया टैक्स लगाना चाहिए, बिजली और सस्ती है। अरे देते तो नहीं हो, कीमत जो है वो 70 रुपए तक पहुंचा दी। लेकिन सदर, वजीर आजम, ये सारे गरीब हैं, वजीर गरीब हैं, असेंबली के मेंबरान जो 6 करोड़ खर्च करके कौमी असेंबली में पहुंचते हैं, जो 4 करोड़ खर्च करके सूबाई असेंबलियों में पहुंचते हैं, उनको बिजली मुफ्त है, उनको गैस मुफ्त है, उनको मोटर मुफ्त है, उसको ड्राइवर मुफ्त है, उसको घर मुफ्त है। कहाँ का इंसाफ है? और ये जनरल जो कर्नल से ऊपर है, ये सिविल अफसरशाही जो 18वें ग्रेड से ऊपर है, इन्होंने इस मुल्क में एक अशराफिया तबके के तौर पर मुनज़्ज़म हो गए हैं, और आप और हमारे ऊपर रोज नया टैक्स लगाते हैं, और हमारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी करते हैं, लड़ते हैं। अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, तारीख उठा के देख लीजिए। लेकिन अंग्रेजों के तरबियत याफ्ता अफसरों ने हमेशा अंग्रेजों की तरह अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, उसकी खाने जंगी पैदा की। अब हुक्मरान ये हमें लूट रहे हैं, अपनी अमलाक बढ़ाते जा रहे हैं, और अफगानिस्तान के पख्तूनख्वा के बेरोजगार लोग अपनी ज़मीन, अपना इलाका छोड़कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पड़े हुए हैं, और वहाँ पर वो कौमें उनको ताना देती हैं कि हमारे रोज़गार पर तुमने डाका डाला है। कराची में रोज़ अफगानियों और सिंधियों की लड़ाई हो रही है। मैं सिंधियों से कहूँगा कि अफगानियों को यहाँ आने किसने दिया है? अफगानिस्तान में अफगानियों को क्या मजबूरी हुई है कि अपना वतन छोड़कर कराची बैठे हुए हैं?
जो उसके जिम्मेवार है उसके खिलाफ लड़ो ना। अफगानी और पख्तून तो मजलूम है आपकी तरह। जिस तरह आपके वसाइल लूट कर ये हुक्मरान अयाशिया कर रहे हैं, जरदारी एक को पेट चीरो, जरदारी खानदान एक खानदान का पेट काटो तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए। ये कितने हमारे पास ऐसे हैं जरदारी जैसे। ये इमरान के साथ जितने टोले थे देखे, वो उन्होंने वजीर आजम हाउस में पड़े हुए गिफ्ट जो है वो भी चुरा के ले गए। तो सिंधी हो बलोच हो, उसकी लड़ाई न अफगानी से बनती है न पख्तून से बनती है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि छोटा मोटा खाने पीने जैसा रोजगार सिंधी को अपने घर में मिल रहा है, लेकिन पख्तून इसके लिए पैदा नहीं हुआ कि वो ट्रक चलाए, वो जूता बनाए, वो खड्डा खोदे और अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरे इलाकों में धक्के खाए। अफगानी जिनका वतन हर किस्म के कुदरती दौलत से माला माल है, वो भूखे मरकर सारी दुनिया में क्यों जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? आओ हमें मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े। और ये लड़ाई, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, हक और नाहक की लड़ाई है, दुरुस्त और गलत की लड़ाई है। और आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बसने वाली मजलूम कौम पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती बल्तिस्तान, कश्मीर जिस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, और पंजाब का मेहनत कश तबका, खास तौर पर पंजाब का जुनूबी पंजाब जहां गुलामी की जिंदगी है। पढ़ा होगा ना कि डेरा गाजी खान के करीब अब्दुर्रहमान खेतरा ने मरी के कबीले की कितने मर्द और औरतों को गुलाम किया हुआ है। बलूचिस्तान में मगसी जुल्फकार, उन्होंने मगसियों की जागीर जो अयूब और भुट्टो के ज़माने में किसानों को मिली, फसल तैयार होती है, बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है कि फसल हमें दो, लेकिन लोग लड़ रहे हैं, कच्ची में लोग लड़ रहे हैं। इस वजह से इन तमाम मजलूमों को इकट्ठा होना पड़ेगा और मिलकर किस रास्ते पर चलना होगा, वो रास्ता डॉक्टर नजीब का है। या वतन की खुशहाली, या वतन की खुशहाली, अपनी कौम की खुशहाली, या शहादत। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह जिंदगी वैसे भी बूढ़े होकर मर जाते, मरना एक दिन है, तो क्यों ना एक अजीम काज के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए जान का नजराना दे। और जो जान का नजराना देता है वो बूढ़ा नहीं होता। डॉक्टर नजीब सारी जिंदगी इसी तरह जवान रहेगा। हमारे कामरेड हसन नासिर लाहौर के शाही किले में शहीद किया गया, उसकी मैयत नहीं दी गई, लेकिन आज भी वो जवान है। कितने साल का? 29 साल का। जब तस्वीर देखोगे जवानी की। हमारे नज़ीर अब्बासी कामरेड को कराची माड़ीपुर के तशद्दुद फौजियों के टार्चर सेल में शहीद किया गया, लाश बुरसा को नहीं दी गई, ईदी के मार्फत सखी हसन कब्रिस्तान में दफन की गई। लेकिन नज़ीर अब्बासी की दिहाड़े मनाए जाते हैं, दिन मनाए जाते हैं, और तस्वीर सामने आती है कि 27 साल का नौजवान। तो आओ हम इन अजीम रहबरों के रास्ते पर चले। और ये प्रोपेगेंडा जो दुश्मन की तरफ से हो रही है, आप समझे कि पाकिस्तान में टीवी, रेडियो, अखबार इन हुक्मरानों के मर्जी के सिवा एक खबर नहीं चलाता, एक छोटा सा बयान नहीं छपता। हमारे दोस्त अखबारों में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, वो कहते हैं मजबूर। तो उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रही है वो समझो कि गलत होगी, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। और ये अब साबित हो चुका
कि अफगानिस्तान की जंग अमरीकी मफादात के लिए थी। और डॉक्टर नजीब की बहादुरी देखे, रूसी फौजें वापस चली गई 88 में और उसकी हुकूमत फिर भी कायम रही, लेकिन पूरी दुनिया के गुंडे और बदमाश जो है उसको अफगानिस्तान में भेजा गया उस बेवतन हुकूमत को गिराने के लिए। अपने घर में भी गद्दार पैदा होते हैं। शाहनवाज तनाई घर का गद्दार था, घर का बेदी था। और क्या ना डॉक्टर नजीब ने, अफगान इनकलाब ने दोस्तम को दिया। लेकिन उज़्बेक कौम इतनी गद्दार नहीं है जितना रशीद दोस्तम गद्दार निकला। अपने सिफों में चंद टक्के के बदले, चंद रुपयों के बदले गद्दार पैदा होते हैं। उन गद्दारों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन हक और नाहक की लड़ाई में शहीद होना अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है। आज डॉक्टर नजीब पूरी दुनिया में सर उठा के जी रहा है और किस पर लान तान हो रही है? जिन्होंने उसे शहीद किया, जिन्होंने उसके मैयत की लाश की बेहरमती की। तो मैं आज 27 सितंबर 2023 को डॉक्टर नजीब के शहादत के दिन पर मैं उन्हें सुर्ख सलाम पेश करता हूं, उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। और यह भी मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में जहां मैं रहता हूं, जहां पर हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है, 27 तारीख सितंबर को जब कामरेड नजीब की शहादत हुई तो हैदराबाद प्रेस क्लब पर हमने जुलूस निकाला, एहतजाज किया। और एहतजाज में यही झंडे थे और वहां पर हमने लानत मलामत की उन कुव्वतों पर जिसने इस अजीम रहबर को शहीद किया। और हमारे उस एहतजाज में कुछ सिंध के कौम परस्त लीडर वो भी खौफ खाते खाते आए और उसमें एक लीडर ने कहलवाया कि भाई मैं आपके एहतजाज में आना चाहता हूं, इजाज़त है? मैंने उनसे कहा कि मेरा भाई मारा गया है और जिसकी मैयत हो जाए वहाँ दुआ के लिए जाना, हमदर्दी के लिए जाना के लिए इजाज़त नहीं मांगी जाती। मैं डॉक्टर नजीब की शहादत पर दुआए मगफरत मांगने के लिए हर आने वाले आदमी को वेलकम करूँगा, आओ। और वो हमारे एहतजाज में है। और हम समझते हैं कि ये मजलूमों के इत्तेहाद की अलामत है। अफगानी हो, पख्तून हो, ताजिक हो, उज़्बेक हो, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, गिलगिती, कश्मीरी, बल्तिस्तानी हो, मजलूम की एक कौम होती है, क्योंकि वो तबके एक का मफाद एक जैसा होता है। जैसे आप देखें कि अफगानिस्तान में जो दल्ले जिन्होंने डॉक्टर नजीब से गद्दारी की, वो पाकिस्तान के अशराफिया, अमेरिका की अशराफिया, सऊदी के अशराफिया, ये सारे मुत्तहिद थे। लिहाजा आप अंदाज़ा कीजिए कि एक कौम, दो कौम, तीसरी कौम, चौथी कौम, पांचवी कौम, इन तमाम कौमों के अशराफिया ने मिलकर अफगानिस्तान के अवाम की हुकूमत ख़त्म की और उनके महबूब लीडर को ख़त्म किया। लिहाजा अफगानी मजलूम और इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मजलूम, उनकी लड़ाई एक है। और वो लड़ाई किसके खिलाफ है? उन कुव्वतों के खिलाफ। और पाकिस्तान जिम्मेवार है अफगानिस्तान में इस जालिम हुकूमत को बिठाने में। कामरेड इकबाल ने कहा कि बदले पुराने नहीं होते, यकीनन बदले पुराने नहीं होते। एक वक्त आएगा कि अफगानिस्तान में डॉक्टर नजीब की शहादत जहाँ हुई है, उस चौक पर डॉक्टर नजीब का नारा होगा, उसका मुजस्समा होगा और डॉक्टर नजीब की कब्र पर बहुत बड़ा मज़ार होगा और आप और हम सब वहाँ चल के उनको सैल्यूट पेश करेंगे। और यहाँ पाकिस्तान में भी वो मजलूम, उनसे मैं कहता हूँ कि आपस में मत लड़ो,
अफगानी भूखा आया है कराची, पख्तून आपकी तरह भूखा कराची आया है, आप भी भूखे हैं, भूखे आपस में मत लड़ो। साम्राज्य चाहता है कि आपस में लड़ो, लड़ो उस कुव्वत के खिलाफ जिसने इस इलाके में भूख फैलाई है, जंग फैलाई है। और वो जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान की अशराफिया तबका, जिसमें सबसे ऊपर पाकिस्तानी जनरल है। आज पाकिस्तान का ये आलम कर दिया है कि पख्तून कहता है कि यार पाकिस्तान ने तो हमें कुछ नहीं दिया, अब हमारी जान छूटनी चाहिए। बलोच कहता है कि पाकिस्तान ने हमें लूटा मारा, हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंधी कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे वसाइल पर कब्जा किया, अशराफिया अयाशियाँ कर रही है, सिंधी भूखे मर रहे हैं। और यही कैफियत पंजाब के मेहनत कश तबके की है। इस वजह से ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ नफरत, पाकिस्तान के साथ अलहदगी की बात करने वाले, उसके जिम्मेवार कौन है? न पख्तून है, न बलोच है, न सिंधी है, न कोई और है। उसके जिम्मेवार पाकिस्तान के वो जनरल है, पाकिस्तान की वो अशराफिया है जिसने इस मुल्क को लूट कर, अवाम पर तशद्दुद करके, जबरी गुमशुदगियाँ करके, ख़ानदानों को उजाड़ कर पाकिस्तान से नफरत पैदा की है। पाकिस्तान से नफरत का कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हिंदुस्तान तोड़ा, पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान से पहले यहाँ कौन हुक्मरान थे? अंग्रेज़। और यहाँ उसका दलाल, उसका दलाल मलक, उसका दलाल सरदार, उसका दलाल खान, उसका दलाल वडेरा, उसका दलाल चौधरी। हिंदुस्तान से अलग होने के बाद वो अब अमेरिका के ग़ुलाम हैं। और उसके ग़ुलाम जो हैं यहाँ पर जनरल, सिविल अफसरशाही, चौधरी, वडेरे, खान, मलक, चौधरी, ये सब हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो पाकिस्तान बनाने का फिर क्या फ़ायदा था? अगर पाकिस्तान को तोड़ के पाकिस्तान जैसा ही पख्तूनख्वा बनाएंगे तो भाई क्यों बच्चे मरवाए? सिंध, पाकिस्तान को तोड़कर सिंधु देश बनाएंगे और हुक्मरानी जरदारी को देंगे तो फिर सिंधु देश क्यों न बनाए? इस वजह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान का निज़ाम बदले। और निज़ाम बदलने के लिए आपको लड़ाई मुत्तहिदा लड़नी होगी। अलग अलग कौमें कितनी भी लड़ाई लड़ें, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और इन कौमों को, इन मजलूम तबकात को, पंजाब के मेहनत कश तबके को एक प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद की सूरत में या एक पार्टी की सूरत में इकट्ठा होना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने मजलूम है, बिला शक है। वो सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, गिलगिती हो, बल्तिस्तानी हो या कश्मीरी हो, उसके सामने वो मजलूम हैं, मजलूम अक़वाम हैं, मजलूम तबके हैं। उनको हम मुत्तहिद करके जदोजहद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही डॉक्टर नजीबुल्लाह का मिशन था। आओ डॉक्टर नजीब के मिशन को आगे बढ़ाएं। वतन या कफन, हक, हुकूक का हुसूल या शहादत, यही हमारा रास्ता है। थैंक यू, मेहरबानी।